पता करना है ओम्स लॉ। आज का बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ओम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं क्या है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लेते हैं है क्या चीज। अरे वेलोसिटी का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूं। वेलोसिटी का मतलब है कोई भी पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो कुछ टाइम में। तो वायर के अंदर क्या होता है, जब हम वायर को किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं। मतलब एक डेफिनिट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे वायर में। अगर तुमने वायर को किसी बैटरी से जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना? नेगेटिव रिपल करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे कि भागेंगे? और जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी आ गई। अब ये कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के अंदर होगी इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। सब लोग याद करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले का, बीडी से डिनोट करते हैं। इससे पहले टॉपिक में था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे ये फॉर्मूला बना, इससे पिछले टॉपिक में है। पिछले टॉपिक में बिल्कुल पढ़ना है उसको, इंपॉर्टेंट है एकदम। तो ये फॉर्मूला बना था माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में है, याद करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन है। माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन है। माइनस का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर को, इसलिए माइनस लगा दिया। तो अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भैया कितना होगा। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से करंट भी बता कर रखा है, लास्ट टॉपिक में करवाया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से करंट, करंट की बात कर लेते हैं। कितना होता है करंट? करंट होता है I इज इक्वल टू, करंट की अगर हम बात करें ये होता है N स्मॉल ई, ठीक है, कैपिटल ए और BD। डी बहुत छोटा सा लिखना है, NaBD। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिसे तुम I इज इक्वल टू Q अपॉन T कहते थे, एक फॉर्मूला। अब करंट का एक और फॉर्मूला बन गया है I इज इक्वल टू NaBD। तो दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद नहीं है इनका डेरिवेशन करना आना चाहिए, इनको निकालना आना चाहिए। इससे पिछले वाले टॉपिक में करवा रखा है सबको। तो BD का फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। I करंट का फॉर्मूला NaBD, I करंट का फॉर्मूला NaBD, I करंट का फॉर्मूला NaBD। यहां से हम BD की वैल्यू पता कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं। कितनी हो गई? I अपॉन N E A BD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है और करंट के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ अपॉन है, याद रखना पड़ेगा। अगर किसी को याद नहीं रहता, लर्निंग पावर कम है तो बार बार रिवीजन करें। सपोज करो तुमने ऐसे कुछ शब्द लिख दिए फिजिक्स में, स्मॉल ई लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, एम लिख दिया, टाउ लिखना भूल गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिजिक्स में। हिंदी इंग्लिश नहीं है कि एक लाइन छूट गई तो मार्क्स मिल गए। ये I इक्वल टू NaBD लिखना है। इस स्मॉल ई की जगह सपोज करो किसी ने कैपिटल ई लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्मॉल ई का मतलब होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मार्क्स मिल जाएंगे भाई? तुम क्या करते हो, कुछ भी लिख देते हो, जहां मन करे वहां स्मॉल लेटर, जहां मन करे वहां कैपिटल लेटर। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा इसमें। तो BD का फॉर्मूला बना I इक्वल टू NA, BD का फॉर्मूला ENA टाउ अपॉन है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर हम इन दोनों को मिला दें I अपॉन में क्या फॉर्मूला था? NEA N
ई ए। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगेगा, ई स्मॉल ई टाउ अपॉन एम, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये बन गया, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर आ गए। अच्छा, अगर ओम्स लॉ की बात करें, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से तो फॉर्मूला बना था, वो बना था ओम्स लॉ से फॉर्मूला। अगर हम ओम्स लॉ से फॉर्मूले की बात करें तो ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला बन रहा था वो था V इज इक्वल टू आई आर। तो आई, ये आर कितना था वहां पर, V अपॉन आई। यानी कि ओम्स लॉ में एक वोल्टेज चाहिए और एक करंट चाहिए। तीसरी चीज इसमें रेजिस्टेंस होती है जो कि फिक्स क्वांटिटी है, कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ओम्स लॉ अगर बनाना है तो एक वोल्टेज होनी चाहिए, एक करंट होना चाहिए और एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए जो चेंज ना हो बार बार। मटेरियल बदले तभी चेंज हो, जब तक मटेरियल नहीं बदलोगे वो चेंज ना हो। तो अगर हम देखें हमारे करंट तो आगे ये करंट, वोल्टेज नहीं आ इस फॉर्मूले में चाहिए। अब वोल्टेज कैसे लाएं? तो वोल्टेज लाने के लिए करंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई, इसका फॉर्मूला है भैया, ई का एक फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, किसी को याद है तो बताओ, बोलो क्या फॉर्मूला था? ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज में रिलेशनशिप, उसके डिस्टेंस के हिसाब से। सपोज करो कंडक्टर की लेंथ हो L, सपोज करो भाई ये फॉर्मूला था कि नहीं था, dV इज इक्वल टू, या V इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV अपॉन में dr। तो क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का? V अपॉन में r। और यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है। सपोज करो ये L लेंथ का कंडक्टर था, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी होगी जितना वोल्टेज होगा और जितनी लेंथ होगी। तो I N E A E V टाउ अपॉन में M L, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है मेरी बात? E की जगह पे क्या रख दिया? ML रख दिया। अब हमें निकालना है, हमें पता करना है V इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई। ये रहा V, ये रहा आई, तो V को तो यही रखो, I इसके नीचे ले जाओ, बन गया V अपॉन आई। और बाकी क्या होता है? R लिखा हुआ है, बाकी क्या होता है? R, यानी कि बाकी सब चीज को इधर लेके आओ। अपॉन में ML था, ऊपर जाएगा स्मॉल ई टाउ, और यहां पर भी है M E A, सारे नंबर लिखिए। तो क्या होगा जरा देखो, ML ऐसी लिखेंगे, ML ऐसी लिखा, अपॉन में E रहा, E स्क्वायर बना, ये टाउ L A, और यहां पर क्या बन रहा बच्चों? V अपॉन आई। तो L स्क्वायर टाउ ए बन गया, L E स्क्वायर टाउ ए, ऊपर बन गया ML। जरा चेक कर लेते हैं, क्या कभी मास बदल सकता है इलेक्ट्रॉन का? नहीं, कांस्टेंट है। हमने एक कंडक्टर ले लिया है, कांस्टेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, उस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया उसका फिर से कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो ML E स्क्वायर टाउ LA है, अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओम्स लॉ में तो R से रिप्रेजेंट होती थी, तो यहां पर इसकी जगह क्या बन गया? R V अपॉन I, और ये क्या बन गया हमारे पास में? ओम्स लॉ। क्या बन गया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से ओम्स लॉ इतना होता है, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पता करें तो हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ML E स्क्वायर टाउ NA। तो कोई डाउट है किसी को? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, फॉर्मूले की फॉर्म में पेपर में बोल सकते हैं कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देना है।
डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देना है, करंट का फॉर्मूला लिख करके डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लेनी है, दोनों को आपस में इक्वल रख लेना है, E की जगह V अपॉन L लगा देना। तीन फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट वेलोसिटी, पहला फॉर्मूला डायरेक्ट वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला करंट, तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन फॉर्मूले यूज हुए बस, बाकी सबको क्या करना है, रीअरेंज। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला करंट बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट वेलोसिटी, और तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन में L। नोट डाउन करो फटाफट से इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन करना शुरू करो। रेजिस्टिविटी देख लेते हैं भाई। तुमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला 10th से पढ़ते आ रहे हो। 10th में फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। बोलो था कि नहीं था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया के, दोनों को मिला दिया था, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लगा दिया था, रेजिस्टिविटी आती थी। बट अभी हमने क्या पढ़ा यार, हमने तो पूरा फुल बोल दिया। हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस का तो ये फॉर्मूला है। अब तुम्हें या तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए या ये फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। सपोज करो कोई ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में आ गया कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका m मास है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, वायर का एरिया ऑफ द सेक्शन इतना है, डायरेक्ट वेलोसिटी इतनी है, तो रेजिस्टिविटी कैसे पता कर लोगे? तो अब हमारे पास के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ml e स्क्वायर टाउ na। क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू ml e स्क्वायर टाउ na। तो अगर हम इस R की जगह ये पुट कर दें ml e स्क्वायर टाउ na, और क्या है रो L अपॉन ए, तो भैया A से तो ये कैंसिल आउट होगा, L से L कैंसिल आउट होगा। तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुम ये यूज कर सकते हो, E स्क्वायर टाउ Na। सॉरी A तो कैंसिल हो गया था, A तो कैंसिल हो गया था, E स्क्वायर टाउ N किसका फॉर्मूला बन गया? रेजिस्टिविटी का, M अपॉन में N E स्क्वायर टाउ। अब भैया पेपर में वो कहेंगे रेजिस्टिविटी बताओ इस वाले फॉर्मूले से, तुम तो आगे तुम तो पिछला वाला फॉर्मूला लिखोगे। रेजिस्टिविटी पूछी इस फॉर्मूले से, न्यूमेरिकल करना इस फॉर्मूले से। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट पे सवाल आएंगे तो तुम रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक हैं, कहीं ना कहीं से जी ब्लॉक में घूमो कहीं भी घूमो, सारे रास्ते एक दूसरे से लिंक हैं। अगर किसी को रास्ते का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम 20 साल से यहाँ रहे हो, तो तुम्हें रास्ते याद नहीं है, तुम्हें रास्तों का कॉन्सेप्ट पता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम्हें इस समय कहीं पर भी छोड़ दिया जाए तुम कहीं भी पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, रास्ते पता नहीं है। रास्ते तो 2, 4, 8, 10, 15 याद होंगे। अगर तुम्हें कोई ले जा करके मुंबई छोड़ दे, किडनैप करके ले जाए, छोड़ दिया वहां, और फिर तुम्हें 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, अपने घर वापस चला जा, आ नहीं सकते क्या वापस? कौन आ सकता है? जिसको मुंबई से यहां तक आने का कॉन्सेप्ट पता हो कि बाई बस जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई हवाई जहाज जा सकते हैं। पैसे होने चाहिए, और बहुत सा तो इतना होशियार होगा अगर पैसे भी नहीं है फिर क्या करोगे? वो कह रहा पैदल आऊंगा। अरे किसी भी दुकान में जाओ, घर वालों को फोन करो और बोलो भैया इसको पेटीएम करके 5000 रुपए भेज दो, मैं मुंबई में खो गया हूं। दुकान वाले को 5000 रुपए पहुंचेंगे, उससे 5000 रुपए लो, टिकट खरीदो, घर आ जाओ। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दो तरह के बच्चे होंगे, एक तो पेटीएम से पैसे मंगा लेंगे और एक तो पैदल आएंगे। तो कैसे आएगा बता दे? लोकल ट्रेन में, जनरल डब्बे में, टीटी से रिक्वेस्ट करके। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर किसी ने 4 लोग क्वेश्चन याद कर रखे, किसको बस यही याद है कि यार तो ट्रेन में जाएंगे, पैसे होने चाहिए, पैदल जाएंगे, वो नहीं आ सकता मुंबई से यहाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। अब ये किसका फॉर्मूला था?
किसका फॉर्मूला बना? रेजिस्टिविटी का। पेपर में कहा रेजिस्टिविटी मत निकालो, कंडक्टिविटी निकालो। तुम तो कहोगे फॉर्मूला याद नहीं है सर। अरे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो, यू गेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम। हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई। पेपर में न्यूमेरिकल आया, पेपर में न्यूमेरिकल आया। ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस बात पे डिपेंड कर रही है? एरिया नहीं बदलेगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बदल सकती है मटेरियल में। भाई ये तो फिक्स है, किसी भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, सबका चार्ज फिक्स होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स है इलेक्ट्रॉन के टकराने का उसकी स्पीड के हिसाब से। अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ डेंसिटी अलग अलग हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीजें तुमसे पूछी जा सकती है, या रेजिस्टिविटी समझ लो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। भाई अगर देखे मास फिक्स होता है, ई फिक्स होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है, किताब में लिखा होगा। एक बार याद करना है दुनिया में बस कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, कभी नहीं बदलोगे, चाहे अमेरिका में जाके पढ़ो चाहे भारत में जाके पढ़ो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं बदलता। क्या बदलेगा? टाउ और है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो। ये गलत कर दिया, यहाँ ए नहीं था, ये एन था, एन क्या था? ये एन, ए नहीं था, क्या था? ये एन, ठीक है ना? तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ठीक कर लो, ए नहीं था, क्या था? एन, ए नहीं था, ये क्या था? एन। तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई? ई स्क्वायर टाउ एन अपॉन में एम, ई स्क्वायर टाउ एन अपॉन में एम। हो जाता है कभी ऐसे, ऐसी मिस्टेक तुम मत कर देना पेपर में। लिखना शुरू करो। क्वेश्चन एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है राइट द रिलेशन बिटवीन द राइट द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो करंट डेंसिटी है जे, कंडक्टिविटी है सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्या इनमें भी कोई रिलेशनशिप है? अब तुम कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो फॉर्मूले रिवाइज करो, उन फॉर्मूलों के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर आ सकता है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला अपने दिमाग में लाओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन है। बोलो था कि नहीं था? कोई दिक्कत है क्या? किसका फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लाओ, I इज इक्वल टू एन ई ए डी। अरे ये दो फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भैया, किसी भी न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व करने में आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब तुम पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और तुम कहते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए? चैप्टर ही तुम्हारा ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की गेरी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, गेरी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। और चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हें करंट का फॉर्मूला ही नहीं पता। ये रहा करंट का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर की बिल्कुल रीड की हड्डी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड का, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुम याद करोगे,
और अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट सीखो कैसे निकाला था, कॉन्सेप्ट पढ़ो, पिछले क्लास में हुआ है, चेक करना। BD is equal to minus E capital E tau upon M, BD is equal to minus E capital E tau upon M। करंट का फॉर्मूला है ये BD। बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी, ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना करंट पास हुआ कितने एरिया से, कितना करंट पास हुआ कितने एरिया से। J is equal to I upon A, I upon A से कट जाएगा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है NEVD, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला NE। अब देखो मुझे रिलेशनशिप किस किस पे बतानी थी, J में, सिग्मा में, E में। J पता चल गया मुझे कितना होता है N, E और क्या होता है BD। BD में तो रिलेशनशिप लानी नहीं है, BD में तो लानी नहीं है, तो BD की वैल्यू रखो, BD की वैल्यू रखो माइनस ई कैपिटल ई टाउ। अब देखो किस किस पर रिलेशनशिप आ गई, जे में, ई में, जे में, ई में क्या बच गया सिग्मा, क्या रह गया सिग्मा। जरा इस नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं इस नंबर की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर की, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, ये जो ई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैसे होती है बोलो, इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा तो यहां पर इस ई को नेगेटिव ले सकते थे, एक नेगेटिव यहां से आ रहा है, एक नेगेटिव यहां से आ रहा है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब हमारे पास में करंट डेंसिटी क्या बनी, करंट डेंसिटी बनी N घेरा, N घेरा, E एक घेरा, एक घेरा, क्या बोलेंगे इसको E स्क्वायर, टाउ E घेरा, E टाउ है ना, इसको मैंने क्या करके लिख दिया टाउ E करके लिख दिया। अपॉन में देखो जरा क्या है, अपॉन में खाली क्या है M। जरा करंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लो, लास्ट टाइम क्या लिखा था, कंडक्टिविटी क्या लिखा था बोलो, क्या लिखा था कंडक्टिविटी, अभी अभी सॉल्व करा था। E स्क्वायर टाउ n अपॉन m कंडक्टिविटी कहलाता है, E स्क्वायर टाउ n अपॉन m क्या कहलाता है कंडक्टिविटी, E स्क्वायर टाउ n अपॉन m क्या कहलाता है कंडक्टिविटी, E स्क्वायर टाउ n अपॉन m क्या कहलाता है कंडक्टिविटी, E स्क्वायर टाउ n अपॉन m क्या कहलाता है कंडक्टिविटी। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, E स्क्वायर टाउ अपॉन m क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी। तो इसकी जगह कंडक्टिविटी का फॉर्मूला n E स्क्वायर टाउ अपॉन m अगर पुट कर दें, we get J is equal to sigma E, J is equal to sigma E, J is equal to sigma E, J is equal to sigma E। J वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तुम्हारे पास रिलेशनशिप हो गई। तो भैया बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको करनी है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको।